नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों, जो हम पटवार में आपको जो जीके का सिलेबस पढ़ा रहे थे दोस्तों, उस जीके के सिलेबस में हम आपको आज जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है उसकी क्लास नंबर 5 लेने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों। और इसकी जो हमारा जो चैप्टर था संवैधानिक विकास, उस संवैधानिक विकास का पार्ट 4 लेकर हम आपके पास में आ रहे थे। तो पार्ट 3 में जो हमने पढ़ा था लास्ट में वो था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में 1861 है, 1892 है, 1892 के बाद 1909 है, 1909 के बाद 1919, 1919 के बाद 1935। यहाँ उसके बाद में क्या है, ये सारे चार्टर एक खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों। तो 1, 2 और 3 क्लास में सारे चार्टर एक खत्म हो जाएगा। और जैसे ही चार्टर एक खत्म होते हैं, संवैधानिक विकास का चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में जो अन्य टॉपिक है, कहाँ से कैसे क्या बनी सरकार, किसमें संविधान में कौन आया, कैसे आया, ठीक है दोस्तों, तो वो सब आगे अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये है तीन जो क्लास रहेगी हमारी, वो रहेंगी संवैधानिक विकास की ओर। ठीक है, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। ठीक है दोस्तों। तो ये देखो आप, तो दोस्तों हम जो पढ़ रहे थे आगे, तो हमारी जो क्लास थी उसमें लास्ट में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, लास्ट में हमने पढ़ा था 1833। और अब जो हम पढ़ेंगे वो है 1861। 1861 का कौन सा है, ये 1861 का है, इस एक्ट को हम बोल सकते हैं भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कौन अधिनियम है, कौन शासन अधिनियम। ठीक है, कौन शासन है और कौन भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बताई थी मैंने आपको। तो 1861 है, उसके अधिनियम में जो खास बात है वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी दोस्तों, कि सबसे पहले हम वायसराय की बात करते हैं इसमें, कि इस एक्ट में वायसराय कौन था। तो इस एक्ट में हमारे पास जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। इसका मतलब जो भी कार्य करेगा वो लॉर्ड कैनिंग के अंडर में होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये लॉर्ड कैनिंग हो गया, इसमें वायसराय के पद पे ये बैठा है। ठीक है दोस्तों। इस जब ये वायसराय के पद पे बैठा है तो इसने किया क्या, इसने वायसराय के पद पे बैठे बैठे इसने दिमाग में एक बात सोची। क्या सोची, कि भारतीयों को अब क्या करना चाहिए, विधायी कार्यों में अब क्या करना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इसने क्या किया, इसने एक आधार बताया, विधायी कार्य में शामिल करने के लिए इसने एक आधार उठाया कि किस आधार पर हम भारतीयों को क्या करेंगे, विधायी कार्यों में शामिल करेंगे। तो आधार ये था कि उनको क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व घोषित करना था। जैसे कि अंग्रेजों को अगर हिंदी लैंग्वेज आती नहीं थी इतनी बढ़िया, तो इस हिसाब से उन्होंने क्या कहा, एक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो वो ही प्रतिनिधि घोषित करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत अपनाया। कौन था, कौन सा सिद्धांत है वो है क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत। ठीक दोस्तों। इस सिद्धांत के आधार पर उसने क्या किया, इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने, मतलब इस कैनिंग ने किया क्या, भारतीयों को शामिल कर लिया। कहाँ पे, भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया, शामिल किया। ठीक है दोस्तों। दोबारा देखो कि एक लैंग्वेज का एक इश्यू होता है हर जगह। ठीक है दोस्तों। लैंग्वेज का इश्यू ये होता है कि अंग्रेजों को इतनी प्रॉपर क्या हिंदी लैंग्वेज आती नहीं थी। अगर हर जगह अंग्रेज होंगे, जैसे यहाँ अंग्रेज है, यहाँ अंग्रेज है, यहाँ अंग्रेज है, अगर हर जगह अंग्रेज रहेंगे तो अंग्रेजों को क्या था कि लैंग्वेज का एक इशू था और हर आदमी से इतनी बढ़िया डील नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर इस क्षेत्र का एक प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाएगा। उसके आधार पर इसमें क्या किया, विधान परिषद के जो 12 सदस्य थे
उन 12 सदस्यों में अब इन्होंने क्या करने स्टार्ट कर दिए, भारतीयों को वहाँ पे शामिल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, बाद में जो 12 की जो संख्या है वो आगे से बढ़ेगी, 12 के बाद में 16 भी होएगी, फिर 60 होएंगी, फिर 60 से लेके 140 भी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होंगी, तो आगे के शासन अधिनियम में आ जाएंगे वो। ठीक है, आगे के बाद जो परिषद अधिनियम है उसमें आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखो आप, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के आधार पर भारतीयों को कहाँ शामिल किया गया है, विधान परिषद में। तो आगे देखो आप, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद में जो वायसराय है, उस वायसराय के काल में 1862 ईस्वी में एक घटना हुई। क्या कि 1862 ईस्वी में अब क्या करने लग गए, 3 जगह हाई कोर्ट का क्या हुआ, 3 जगह हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ, कलकत्ता में, कलकत्ता में क्या बना, हाई कोर्ट, एक बना बम्बई में हाई कोर्ट बना, और एक बना कहाँ पे, मद्रास में। तो 3 जगह क्या किए गए, हाई कोर्ट का निर्माण किया गया। क्या, हाई कोर्ट का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरी बात है वो ये है कि 1862 ईस्वी के बाद में क्या किया, उन्होंने एक चेंज और किया। क्या चेंज किया कि जो 1773 ईस्वी में जो उन्होंने केंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाई थी, केंद्रीकरण की व्यवस्था किस प्रकार से अपनाई थी उन्होंने, वो कुछ इस प्रकार से अपनाई थी कि 1773 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, बम्बई, बंगाल और मद्रास, इन तीनों की जो प्रेसिडेंसी थी उन पे जो कानून बनाने का अधिकार था, तो उन्होंने वहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, जो एक केंद्रीकरण की व्यवस्था है जो की गई थी, उसी व्यवस्था को अब कर देंगे क्या, विकेंद्रीकरण में। तो क्या है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1773 की केंद्रीकरण की व्यवस्था को चेंज करके अब किस में शामिल कर देंगे, विकेंद्रीकरण में। विकेंद्रीकरण में करने के बाद में वही व्यवस्था है, क्या है दोस्तों, विकेंद्रीकरण में, विकेंद्रीकरण में सेम है। क्या है कि विकेंद्रीकरण में जो बंगाल, ये हमारा हो गया बंगाल, ये हमारा हो गया मद्रास, और ये हमारा हो गया मुंबई, बम्बई। ठीक है दोस्तों, बॉम्बे जिसको बोलते हैं, इन तीनों की जो प्रेसिडेंसी है, जो बनाने का अधिकार है कानून वगैरह, इन तीनों को अलग अलग दे दिया। तो इन तीनों की प्रेसिडेंसी को अब क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। ठीक है दोस्तों, कि ये अलग अलग से आपके अलग कानून बनाएंगे अलग। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों की प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया है, अलग कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जब तक मैं इंक डालता हूँ इसमें। दोस्तों आगे देखो आप, आगे ये है दोस्तों इसमें कि आगे हमारे पास में दोस्तों ये है कि जो वायसराय है, उस वायसराय को अब क्या करेंगे, उस वायसराय को अब 3 अधिकार मिल गए हैं। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने वायसराय को अब क्या किया है, 3 अधिकार दिए हैं दोस्तों। और 3 अधिकार कुछ इस प्रकार से दिए हैं कि वायसराय अब क्या करेगा, प्रांतों में क्या कर सकता है, प्रांतों में वो प्रांतों का निर्माण कर सकता है। पहला अधिकार ये दिया था उसने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने, कि अब वायसराय क्या करेगा, प्रांतों में प्रांतों का निर्माण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा अधिकार ये दिया गया था कि जो भी
जो भी विधेयक है, अब जो नए विधेयक हैं प्रांतों के लिए बनाए जाते हैं वगैरह, प्रांतों के निर्माण मतलब जो कानून के लिए बनाए गए विधेयक है, ठीक है, उन पे क्या कर सकता है, उन पे वीटो जारी कर सकता है। कौन? ये अपना वाइसराय, ठीक है दोस्तों। तीसरी थी कि अध्यादेश जारी करना, तो अब क्या कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? ये अपना वाइसराय, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या किया गया है दोस्तों इस व्यवस्था में, इसमें वाइसराय को 3 अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। वाइसराय के अधिकार, इसमें कानून व्यवस्था वाइसराय के अधिकार दिए गए हैं, 3 अधिकार दिए गए दोस्तों। पहला अधिकार क्या दिया गया है? पहला है नए प्रांतों का गठन कर सकता है। दूसरा अधिकार दिया गया है, क्या अधिकार दिया गया है दूसरा? दूसरा है विधेयकों पर वीटो जारी कर सकता है। कौन दोस्तों? वाइसराय। तो क्या आप लिख सकते हैं इसको, विधेयकों पर वीटो जारी कर सकता है। वीटो का मतलब होता है कि हस्ताक्षर करने से, सिंपल सा मतलब है हस्ताक्षर करने से मना करना। कौन मना कर सकता है? वाइसराय, ठीक है दोस्तों। तो अगर मना ही कर देगा तो क्या है, कोई भी कानून पारित ही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तीसरी बात है, यहाँ वाइसराय क्या कर सकता है, तीसरे में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, करने का मतलब क्या है कि अब जो जो भी मंत्री वगैरह बनते हैं भारत विधान परिषद में, उनको हटा सकता है कभी भी, कैसे भी, ठीक है दोस्तों। तो अब वाइसराय क्या हो गया, एक तरह से वाइसराय के पास में पूरे अधिकार हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये 1773 की केंद्रीकरण की व्यवस्था को वापस से विकेंद्रीकरण करके और इनको क्या कर दिया इन्होंने, स्वतंत्र स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र घोषित किया। किसमें? कि अभी तीनों अलग अलग से अलग अलग कानून बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, आपके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो। चलो एक बार एक चीज़ और बता दूँ, जो वाइसराय कौन था? अपना कैनिंग। उस कैनिंग ने क्या किया, उस कैनिंग ने 2 व्यवस्थाओं को अपनाया। कौन कौन सी? विभागीय व्यवस्था और एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। तो व्यवस्था, 2 व्यवस्था अपनाया है। व्यवस्था अपनाई है। कौन सी दोस्तों? पहली विभागीय व्यवस्था और दूसरी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। इन 2 व्यवस्थाओं को अपनाया। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अब है 1892 का, क्या है 1892 में मैंने क्या बताया था दोस्तों, वही भारत परिषद ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसमें देखो आगे जो हमारे पास है दोस्तों, वो है 1862 का, क्या, सॉरी 1892 का, कौन सा? भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसके बाद में जो आएगा 1909 का, वो भी क्या रहेगा? भारत परिषद अधिनियम। फिर उसके बाद में जो 1919 है, वो रहेंगे भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम। और 1935 है, 1935 का जो है वो भी भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम, ठीक है दोस्तों। तो जो आगे हम बढ़ रहे हैं वो है हमारा 1892 का, कौन सा? भारत परिषद अधिनियम। 1862 का क्या है दोस्तों? 1862 का भारत परिषद अधिनियम। अब 1862 के अधिनियम में हम एक नॉर्मल सी बात है,
क्या है दोस्तों कि हमारी जो है, जैसे हमने विधान परिषद में क्या किया है, विधान परिषद में भारतीयों को शामिल कर लिया है, ठीक है दोस्तों, लेकिन उनको अधिकार कुछ नहीं दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे दोस्तों कि जो विधान परिषद थी हमारी, कौन सी थी, देखो मैं बताऊंगा आपको। जो स्टार्टिंग में जो हमने दो दो चीज़ बताई थी ना, कि हम जैसे मान लो जो बीओसी को रखेंगे, ओनली प्रशासनिक कार्य करेंगे, तो राजनीति करेंगे, तो राजनीति में हमने दो चीज़ बताई थी, क्या क्या, प्रशासनिक कार्य एक, विधायी कार्य। तो विधायी कार्य के लिए जो हमने बताई थी, क्या बताई थी हमने, विधान परिषद। उस विधान परिषद में हमने बताया था क्या, कि जो सदस्य रहेंगे 12, उन 12 सदस्यों का एक दल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, उन्हीं जो 12 सदस्यों का दल है, उस 12 सदस्यों के दल में कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे दोस्तों, वो देखो आप, कि अब जो हमारे पास चेंज होने वाला है वो है विधायी कार्यों में, विधान परिषद में क्या करेंगे, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या क्या करेंगे, सदस्य संख्या न्यूनतम तो हम कर देंगे, कम से कम सदस्य होने चाहिए, कितने, कितने दोस्तों, 12। और मैक्सिमम मतलब अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य संख्या हो सकते हैं 16। तो कुल मिला के ये विधायी कार्य में शामिल है कौन, विधान परिषद। विधान परिषद में जो सदस्य संख्या है, उन सदस्य संख्याओं को चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, न्यूनतम तो 10 सदस्य संख्या, न्यूनतम 12 सदस्य संख्या होनी चाहिए, और अधिकतम हम 16 रख सकते हैं, 16 से ज़्यादा कुछ भी नहीं रख सकते, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, चलो हमको मिल गया यहाँ पे विधान परिषद में एक नया चेंज, क्या मिला, इस चेंज को मिला कि सदस्य संख्या हमने न्यूनतम 12 कर दी, अधिकतम 16 कर दी, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो चेंज है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारी जो क्या थी, निर्वाचन व्यवस्था थी, निर्वाचन व्यवस्था, उस निर्वाचन व्यवस्था को क्या कर दिया गया है, लागू, ठीक है दोस्तों। और ये निर्वाचन व्यवस्था किस प्रकार से है, अप्रत्यक्ष, क्या है दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रांत के सदस्यों को या जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको क्या नहीं, वो क्या नहीं कर सकते, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। मतलब वाइसराय जो है वो चाहे जिसको अध्यक्ष बनाएगा, चाहे जिसको प्रांत सदस्य बनाएगा, चाहे जिसको, मतलब जो सब कुछ है वो अभी भी किसके अंडर में है, वाइसराय के अंडर में है, ठीक है दोस्तों। तो निर्वाचन व्यवस्था को क्या कर दिया गया है, अप्रत्यक्ष रूप, ठीक है दोस्तों, मतलब अप्रत्यक्ष रूप दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है बजट पे, कि बजट का क्या हुआ, ठीक है। बजट पे प्रांतों के सदस्य और कौन, प्लस में विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के भारतीय सदस्य, ये क्या नहीं कर सकते, पर बजट पे, बजट पे ये प्रश्न नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, ठीक है। यह इसका सीधा सा मतलब हो सकता है कि प्रश्न नहीं करने का मतलब है कि उस बजट पे क्या नहीं कर सकते, विचार विमर्श नहीं कर सकते। मतलब इनको अभी तक अधिकार नहीं दिया गया है, किसका अधिकार नहीं दिया गया है, विचार विमर्श करने का अधिकार दिया ही नहीं गया है, ठीक है दोस्तों। तो बजट पे कौन प्रश्न नहीं कर सकते, प्रांतों के सदस्य और विधान परिषद के जो भारतीय सदस्य है वो बजट पे क्या नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, यानी कि विचार विमर्श नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं ठीक है दोस्तों। तो एक बात ये देखो, आप निर्वाचन व्यवस्था अपनाई गई है तो एक चीज सामने आ रही है क्या? ठीक है, तो निर्वाचन हमारे जो यहाँ होता है वो किससे होता है? जैसे कि सदस्य संसदीय व्यवस्था अपनाते हैं तो होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो इस जो एक्ट में, इस भारत परिषद अधिनियम में क्या चीज सामने आई है दोस्तों? क्या? संसदीय संसदीय शासन, ठीक है, तथा प्रतिनिधि शासन का अप्रत्यक्ष रूप का शुभारंभ हुआ है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कौन सा, कि किस एक्ट में संसदीय शासन तथा प्रतिनिधि शासन का अप्रत्यक्ष रूप का शुभारंभ हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं, तो इसका जो चांस है वो आने का कुछ ज़्यादा होता है। आजकल क्या है, सीधे क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, तो आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के अंदर से आते हैं। जैसे ये जो व्यवस्था है बताई गई थी कि ये व्यवस्था अप्रत्यक्ष है, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये एक अप्रत्यक्ष व्यवस्था है जो है, इसलिए ये अपनाई गई है। तो ये कैसे क्या अपनाई गई है, इससे क्या चीज़ सामने आई है? तो चीज़ ये सामने आई है कि संसदीय व्यवस्था, सॉरी संसदीय शासन जो है वो और प्रतिनिधि शासन जो है उसका क्या हुआ है? शुभारंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना आप। ठीक है दोस्तों, तो जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें मोस्ट मोस्ट बातें, एक और एक निर्वाचन व्यवस्था, बजट जो है उस पर हम नहीं कर सकते, क्या प्रश्न नहीं कर सकते, विचार विमर्श नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 और 4, तो इनको आप ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो एक बार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम पढ़ाएंगे 1909 का, कौन सा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों एक बार। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब जो आगे है दोस्तों वो है हमारा कौन सा? 1909 का, 1909 का कौन सा दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें भी इम्पोर्टेंट बात पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो अपने टॉपिक से रिलेटेड है और जिसके आने के ज़्यादा चांस होते हैं दोस्तों वो ही हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का 1909 है, ये दो नहीं, 1909 का क्या है दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें है, इस परिषद में, इस अधिनियम में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसका एक अन्य नाम भी है। उस अन्य नाम क्या है? वो अन्य नाम ये है, कौन सा है? मार्लिमिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा है दोस्तों? मार्लिमिंटो सुधार अधिनियम। और ये मार्लिमिंटो सुधार अधिनियम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये मार्ले है वो कौन था? ये था अपना भारत सचिव, और ये मिंटो जो था वो कौन है? ये मिंटो जो है वाइसराय।
ठीक है। ये जो भारत सचिव था उस समय मार ले, वो किस पार्टी से था दोस्तों? वो उदारवादी पार्टी से था। तो उदारवादी पार्टी का मतलब ये है कि जो बंदा है वो भी उदार ही है, ये समझ के चलो आप, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना 1906 में क्या किया गया, 1906 में एक बनाई गई सुधार योजना, ठीक है। एक सुधार योजना बनाई गई इनके द्वारा, मार्ले और मिंटो के द्वारा, ठीक है दोस्तों। क्या की गई, एक सुधार योजना बनाई गई। और ये जो सुधार योजना है दोस्तों, इसी सुधार योजना को जांच करने के लिए, क्या दोस्तों, जांच करने के लिए, ठीक है। अब जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, एक समिति गठित की जाएगी। तो वो समिति कौन सी थी, सर ए एरुलैंड समिति, ठीक है। और ये कब गठित गठित की गई थी, 1906 में, ठीक है। इसका क्वेश्चन आता है कि किस परिषद में सर एरुलैंड समिति गठित की गई, ठीक है दोस्तों। 1909 का वो भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस समिति ने दोस्तों अप्रूव दे दिया कि ठीक है, अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल दे दिया, बल्कि जो हमने जांच की है सब कुछ ठीक है। अब इसी समिति की सिफारिश पर, क्या सिफारिश पर, इसी समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, 1909 का 1909 का भारत परिषद अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। तो ये नीचे राम मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कैसे अस्तित्व में आई कैसे नहीं है, तो स्टार्टिंग से दोबारा सुन लो कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो मार्लो और मिंटो जो है, उन्होंने एक योजना बनाई 1906 में। उस योजना में कुछ सुधार कार्यक्रम किए गए, मतलब कुछ सुधार के अधिनियम या कुछ सुधार के लिए कुछ नया काम किया गया, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जांच के लिए हमने मतलब ब्रिटिश सरकार ने एक क्या समिति बिठाई, उस समिति का नाम है सर ए एरुलैंड समिति, ठीक है दोस्तों। इस समिति को गठित करने के बाद में समिति ने अप्रूव कर दिया, क्या अप्रूव कर दिया कि इन्होंने अच्छा काम किया है। तो इसकी सिफारिश पर ही 1909 का क्या हुआ है, जो भारत परिषद अधिनियम है वो लागू किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। अब आगे का जो पॉइंट है कुछ इस प्रकार से क्या है कि अब तक तो हमने क्या किया है, अब तक तो हमने भारतीयों को केवल विधान परिषद में शामिल किया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो 1909 का जो भारत परिषद है, इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या कि अब हमको मतलब भारतीयों को कहाँ शामिल किया जाएगा, भारतीयों को शामिल किया जाएगा प्रशासनिक कार्य में, ठीक है। जब प्रशासनिक कार्य में शामिल किया गया है, प्रशासनिक कार्यों में अगर भारतीयों को शामिल किया गया है प्रशासनिक कार्यों में, तो प्रशासनिक कार्य में कोई ना कोई पद भी मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो पद मिला है, एक भारतीय को पद मिला है, एक भारतीय है, एक भारतीय को पद मिला है, कौन सा, विधि सदस्य, विधि सदस्य बनाया गया है। किसको बनाया गया दोस्तों, ये जो विधि सदस्य है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, क्या है दोस्तों, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को क्या बनाया गया है दोस्तों, विधि सदस्य बनाया गया है, किसमें,
प्रशासनिक कार्यों के लिए विधि सदस्य बनाया गया है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो पहला विधि सदस्य कौन है दोस्तों? क्वेश्चन ये आ जाए कि पहला विधि सदस्य कौन है, तो वो है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना आप थोड़ा। उसके बाद में क्या किया गया? उसके बाद में एक काम ये किया गया कि जो विधान परिषद है, कौन है? भारतीय विधान परिषद। ठीक है, पूरा नाम बता दूं मैं इसका, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। इसका नाम चेंज कर दिया, क्या बदल दिया? क्या बदल दिया गया दोस्तों? अब इसको बोल दिया गया, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, अब इसको बोल दिया गया है औपनिवेशिक विधान परिषद। ये औपनिवेशिक विधान परिषद नाम रख दिया इसका। ठीक है दोस्तों, नाम बदलकर औपनिवेशिक विधान परिषद रख दिया गया। और इसमें चलो नाम तो रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो सदस्य संख्या है, वो सदस्य संख्या को भी बढ़ा दिया गया। और सदस्य संख्या कितनी कर दिया? सदस्य संख्या कर दी 60। कितनी? 60। ये क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो। तो फटाफट इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट और है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तीसरा है भारत के भारतीय केंद्रीय विधान परिषद है, उसका नाम बदलकर अब कर क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदलकर औपनिवेशिक विधान परिषद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। ठीक है दोस्तों, ले लिया? अब आगे देखो आप। आगे ये है दोस्तों कि जो निर्वाचन व्यवस्था थी उसमें क्या थी पिछले वाले में? पिछला जो एक्ट था कौन सा था? 1852 अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसमें जो निर्वाचन व्यवस्था है वो कुछ क्या है? निर्वाचन व्यवस्था, ये निर्वाचन व्यवस्था अब क्या हो गई? प्रत्यक्ष। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की स्टार्टिंग किस में हुई है? भारत 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, अब है 1909 में प्रत्यक्ष व्यवस्था हो गई। ठीक है, इसका मतलब अब क्या होंगे? चुनाव भी होंगे, मत देने का भी क्या है? अधिकार होगा। तो निर्वाचन व्यवस्था होगी, निर्वाचन व्यवस्था में क्या है? मताधिकार। निर्वाचन व्यवस्था है तो अब क्या है? मताधिकार भी है। तो दोस्तों मताधिकार किसको दिया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी एज होनी चाहिए। कितनी? अबोव, मतलब 25 वर्ष पूर्ण, 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो बंदा। ठीक है, तो मत देने का अधिकार है। दूसरा है केवल 3% जनसंख्या को यह अधिकार था। केवल 3% जनसंख्या को यह अधिकार था। ठीक है, अब है योग्यता। योग्यता में होना चाहिए क्या? एक तो कर देता हूं, ठीक है, संपत्ति का
संपत्ति कितनी ज़्यादा है, उसके पास में ज़्यादा संपत्ति है, तो वो 3% के अंदर अंदर शामिल होना चाहिए। ठीक है। एक उसकी उपाधि, उपाधि क्या है उसकी, ठीक है। उपाधि, संपत्ति और कर, इन तीन को देखकर उपाधि, उपाधि हो गई दोस्तों, संपत्ति हो गया और कर, इन तीनों को देखकर ही हमने क्या किया है, मताधिकार उन्होंने योग्यता बनाई है। ठीक है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि महिलाओं को क्या नहीं दिया गया था, मताधिकार नहीं दिया गया था, महिला इसमें शामिल नहीं थी। यह हमारी निर्वाचन व्यवस्था थी। चलो ठीक है। अब क्या है, अंग्रेजों ने इस निर्वाचन व्यवस्था में बहुत अच्छी बात कही कि अब मत अधिकार मतलब मत देने का अधिकार भी दे दिया है, निर्वाचन व्यवस्था भी दे दी है, इससे प्रत्यक्ष निर्वाचन कर सकते हैं। लेकिन जो दिमाग लगाया है किसने, अंग्रेजों ने दिमाग ये लगाया है कि फूट डालो और राज करो। ठीक है। तो इसी फूट डालो राज करो की नीति में उन्होंने सबसे बुरा काम ये किया, क्या किया कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को लागू किया। क्या किया है दोस्तों, सांप्रदायिक से मतलब क्या है, किसी धर्म विशेष को निर्वाचक मंडल लागू कर दिया। मतलब यह है कि कोई धर्म विशेष जो है वो उन्हीं का ही एक निर्वाचक मंडल होगा और उन्हीं में से सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल है वो क्या है, मतलब इसमें क्या किया गया है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मुस्लिम जो है वो अपने में से क्या कर सकते हैं, अपने में से सदस्य चुनाव कर सकते हैं। उसके लिए ये जो मुस्लिम लोग हैं वो ही तो वोट करेंगे, मतलब मुस्लिम जो लोग हैं वही वोट करेंगे और उन्हीं मुस्लिमों से अब क्या बनेंगे, सदस्य बनेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को लागू करने के बाद हमारे जो थे कौन, कांग्रेस ने क्या किया, इस चीज़ का बहिष्कार करना चालू कर दिया कि बोले ये नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को बहिष्कार करना भी चाहिए क्योंकि ये क्या है, एक तरह से आग लगाने वाली बात है। ठीक है दोस्तों। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, इसका बहिष्कार किसने किया, किसने, कांग्रेस ने। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस ने इसका क्या किया है, बहिष्कार। अब आगे चलते हैं। तो आगे ये है कि 1916 ईस्वी में क्या किया, लखनऊ का एक अधिवेशन था। उस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने भी क्या कर लिया, अब इसको स्वीकार कर लिया, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। तो 1916 ईस्वी के क्या थे, ईस्वी का कांग्रेस के अधिवेशन में इस सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है दोस्तों। क्या किया गया, 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ पे था, ये था दोस्तों, मैं लिखना भूल गया, लखनऊ में।
लखनऊ का कांग्रेस का क्या था, अधिवेशन था। इस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को क्या कर लिया गया, कांग्रेस के द्वारा अपना लिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ही गलती कर दी कांग्रेस ने, ये नहीं अपनाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अब ये मतलब ये कहा जाता है कि जो अपना 1947 का जो मतलब पार्ट जो पाकिस्तान भारत से जब अलग हुआ था, उसका जो मुख्य रीजन था, मुख्य रीजन कितना सा था, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। मतलब अलग से जो निर्वाचन व्यवस्था है मुस्लिमों को जो दे दी थी, वही है क्या है, वो विभाजन, भारत विभाजन का प्रमुख कारण है दोस्तों। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यही व्यवस्था, यही व्यवस्था भारत विभाजन का, भारत विभाजन का मुख्य कारण बनी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, यही व्यवस्था जो थी, कौन सी व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, इस यही व्यवस्था क्या बनी, आगे जाकर भारत विभाजन का मुख्य कारण बना। ठीक है दोस्तों, भारत विभाजन कब होता है, 1947 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जाने के बाद में सबसे बाद में जो हमारे जो के एम मुंशी थे, के एम मुंशी ने एक बात कही थी, हमारा जो के एम मुंशी था, उस के एम मुंशी ने क्या बात कही थी कि इस एक्ट ने या इस निर्वाचन व्यवस्था ने क्या किया है, इस निर्वाचन व्यवस्था ने भारत का जो उभरता हुआ प्रजातंत्र था उसको ही मार डाला। ठीक है दोस्तों, इस निर्वाचन व्यवस्था ने या इस मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था ने भारत के उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। ये सबसे इम्पोर्टेंट कथन है, तो इसमें आप ध्यान देना। क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था ने भारत के उभरते हुए क्या प्रजातंत्र को, तो दोस्तों वहाँ जरूरी नहीं है कि वहाँ यही लिखा हो, क्या लिखा हो, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था ने भारत के उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। वहाँ ये भी लिख सकते हैं कि किस, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किस एक्ट में भारत के प्रजातंत्र को मार डाला या उभरते हुए प्रजातंत्र को कुचल डाला, ये किस एक्ट में बताया गया है। ये तो एक्ट है उसका 1909 में, और किस व्यक्ति ने ऐसा कहा, वो है के एम मुंशी ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पर ये हमारा जो 1909 का जो क्या है, अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ खत्म होता है। इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, 1919 का भारत परिषद, सॉरी 1919 का क्या, भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो ये क्लास है दोस्तों यहीं समाप्त होती है, और आगे जो हमारा जो पॉलिटी का है तो पार्ट आगे आएगा। ठीक है दोस्तों।